हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज का पूरा रिवीजन देख चुके हो। आओ चलो हम लोग एक-एक टर्म का पेपर एक बार देख लेते हैं कि हमारा प्रीवियस टर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज से क्या क्वेश्चन आया था। पहले दिसंबर 23 का देख लेते हैं एक बार। दिसंबर 23 आओ। ये देखो ये हमारा दिसंबर 23 का क्वेश्चन है। एफएम का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कोई वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर से दिया है, ठीक है? तो ये 20 मार्क्स तो हमारा वहीं चला गया। क्वेश्चन नहीं आया। हम लोग का दिसंबर 23 में 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मैं थ्योरी वाले पोर्शन को इग्नोर करता हूँ, हाँ। जून 24 में आओ। एक ठो ऐसे दिया था, देखोगे आप थ्योरी वाले पोर्शन में दिया था हमादा इक्वेशन, जो कि मैं जनरली इग्नोर करता हूँ। ये देखो, बोलता है एक्सप्लेन हमादा इक्वेशन, एक्सप्लेन करो। और आपको ये दे दिया कैलकुलेट करने। तो भैया हम लोग तो थ्योरी अटेंड करेंगे ही नहीं, हम लोग को तो प्रैक्टिकल देखना है। जून 24 में आओ। देखते हैं जून 24 में। मुझे 3 नंबर दिया है खाली, 5 मार्क्स का, ठीक है? 5 नंबर का मुझे दिया है, वही जो याद है हम लोग वो देख रहे थे अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उसी के साथ दिया है। बोलता है कंपनी का सेल है 20 लाख रुपया का। कंपनी का सेल है 20 लाख रुपया का, वो देख लेते हैं। कौन सा टाइम है मेरा? दिसंबर 24 में। सेल है कंपनी का 20 लाख का। और क्या बोलता है मुझे? बोलता है वेरिएबल कॉस्ट है 12 लाख का। तो क्या आ जाएगा बताओ तो? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8 लाख का। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से आप क्या दोगे भैया? फिक्स कॉस्ट दोगे। फिक्स कॉस्ट कितने का? बोलता है एंड फिक्स कॉस्ट इज़ 5 लाख रुपया। लेकिन ये फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड है, ठीक है, मत रन दो। 5 लाख का फिक्स कॉस्ट हो गया। तो मेरा क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा 3 लाख का, ठीक है? मुझे क्या बोलता है? ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करो, फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करो। तो भैया ऑपरेटिंग लेवरेज तो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, है ना? कितना है? 8 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना? 8 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, भैया 2.666, ठीक है? अच्छा, मुझे अब क्या कैलकुलेट करने बोलता है? फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज करने के लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा इंटरेस्ट कितने का, कंपनी इंटरेस्ट कितने का पेमेंट करती है इंटरेस्ट। तो मुझे केस स्टडी में जाके देखना पड़ेगा। भैया देखो, अब मेरी कंपनी के पास दो दो इंटरेस्ट है। मेरी कंपनी दोनों को तो इंटरेस्ट देगी। ये 3 लाख के ऊपर 12% का इंटरेस्ट पे करेगी। कितना होता है? 3 लाख का 12% कितना होता है? भैया 36 हज़ार का इंटरेस्ट एक ठो पेमेंट कर रही है। और एक कौन सा इंटरेस्ट पे कर रही है बताओ तो? भैया ध्यान से देखो, 2 लाख का 13%, 2 लाख का 13%, 26 हज़ार, है ना? मेरी कंपनी दो दो ठो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। अच्छा भैया, ये तो प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देती है, ये सब नहीं। तो इंटरेस्ट माइनस करते ही मेरा क्या आ जाता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना होगा बताओ? 3 लाख में आप 36 हज़ार एक जगह इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 26 हज़ार एक जगह इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। तो 2,38,000 आपका हो गया ईबीटी। आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। तो ईबीआईटी आपका 3 लाख, ईबीटी आपका 2,38,000 का फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 2,38,000, ये आपका आ जाएगा 1.260, ठीक है? हमने ऑपरेटिंग कैलकुलेट कर लिया, फाइनेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? जब आप ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दो। ऑपरेटिंग आया आपका 2.666, फाइनेंशियल आया आपका 1.260, बस मल्टीप्लाई करो। 2.666 इंटू में 1.260, कितना आया? 3.359। बस, इतना इजी था। 5 नंबर के लिए अच्छा था, ठीक है? 5 मार्क्स के लिए अच्छा था कि नहीं बताओ? एकदम बेसिक्स था। देखो 5 नंबर के लिए हमें मुझे वीडियो स्टार्ट करते ही हुआ है 5 मिनट। वीडियो स्टार्ट करते ही 5 मिनट हुआ है, हो गया, ठीक है?
तो एग्ज़ाम में देख पा रहे हो आप लोग, पेपर को ना कभी टफ नहीं बोल सकते, पेपर ठीक ही देता है, टफ नहीं बोल सकते। इंस्टीट्यूट पूरा कोशिश करता है कि एक बच्चा पास हो जाए। ये हम लोग का ही गलती है कि हम लोग ठीक से ना स्टडी करके नहीं जाते। तो दिसंबर 23 में नहीं दिया, उसके बाद वाले अटेम्प्ट में 5 नंबर का दे दिया। हाँ, अब ये मैं आपके सामने ओपन किया हूँ दिसंबर 24 का पेपर, दिसंबर 24। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, दिसंबर 24, दिसंबर 24। ये जो सी नंबर क्वेश्चन है, हाँ, क्या बोलता है, एक कंपनी के पास ईबीआईटी है 10 करोड़ रुपया का, ध्यान से समझो, 10 करोड़ का ईबीआईटी है, और बोलता है बिलोंग टू ए रिस्क क्लास 15%, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भैया मुझे मुझे ये दे दिया, मुझे ईबीआईटी दे दिया, है ना, मुझे कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाता है ना। ईबीआईटी कितना है बताओ तो, 10 करोड़ का, 10 करोड़ का 10 करोड़ का ईबीआईटी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 15% है, तो आपका फर्म का वैल्यू कितना हो गया बताओ। 10 के बाद 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 15%, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया 66 सॉरी 6666666। जान के इंस्टीट्यूट ऐसा देता है, जान के इंस्टीट्यूट ऐसा देता है, हाँ, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ध्यान से समझो, 10 करोड़ का है, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 15%, तो ये आपका कितना हो गया, 3 2 5 2 6 66 करोड़, 66 लाख 66,666.66, ठीक है। तो पॉइंट को आप इग्नोर करो। बोलता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बता दो। हाँ, 10% डेप्ट, इफ़ इट इम्प्लॉयज 10% डेप्ट, इफ़ इट इम्प्लॉय, अगर मेरी कंपनी के पास 10% का डेप्ट हुआ तो, ठीक है, 10% डेप्ट मतलब समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट है 10%, इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। और बोलता है टू द एक्सटेंड ऑफ 30%, 40%, 50% ऑफ द टोटल कैपिटल इतने का, ठीक है। टोटल कैपिटल है 50 लाख का, टोटल कैपिटल समझो, टोटल कैपिटल है मेरी कंपनी के पास 50 लाख का, ठीक है। 50 लाख में से 50 लाख में से अगर मेरी कंपनी के पास, अगर मेरी के कंपनी के पास 30% डेप्ट हो, पहला बोलता है अगर 30% डेप्ट है, और दूसरा क्या बोलता है अगर 40% डेप्ट है, तीसरा क्या बोलता है अगर 50% डेप्ट है, 50% डेप्ट है, ठीक है। तो बताओ तो 50 लाख का 30%, 15 लाख का डेप्ट, इसमें हो गया 20 लाख का डेप्ट, इसमें हो गया 25 लाख का डेप्ट, तो इतने का डेप्ट है। तो भैया इक्विटी कितना, मैं बोलूँ 35 लाख का इक्विटी, है ना, इस केस में बोलो 30 लाख का इक्विटी, इस केस में बोलो 25 लाख का इक्विटी, है ना। जितना का डेप्ट बचा कुछ इक्विटी, जितने का डेप्ट हो गया मेरा बचा कुछ इक्विटी हो गया। मुझसे पूछता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो समझो मुझे ईबीआईटी दिया हुआ है, मैं फर्स्ट केस का बात करता हूँ, अभी फर्स्ट केस का बात करता हूँ। मुझे ईबीआईटी पता है, ईबीआईटी कितने का, ईबीआईटी है 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ में आप क्या पेमेंट करोगे, देखो ईबीआईटी है ना 10 करोड़, है ना। अच्छा बोलता है टोटल कैपिटल भी 50 करोड़ था, सॉरी 50 करोड़ था, तो ये सब सी कर दो, करोड़, मैं लैख लैख लिख दिया, करोड़ 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 करोड़, ये समझ पाए बाइफर्केशन, ठीक है। ईबीआईटी में से अभी मैं फर्स्ट केस कर रहा हूँ, आप इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट कितने का, 15 करोड़ का आपका कैपिटल है, 15 करोड़ का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया, 15 करोड़ का 10% 1 करोड़ 50 लाख, तो आपका आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना आ गया 8 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़ 50 लाख आ गया ना। अच्छा टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो यही हो गया मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी, यही हो गया मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी, यही हो गया मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस का हो गया, फर्स्ट केस का। अब आप मेरा बात समझो, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है भैया, जब आप वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेब्ट दोनों प्लस करते हो, तो आपको फर्म का वैल्यू पता है, फर्म का वैल्यू कितना था, या 66 करोड़ 66 लाख कुछ था, फर्म का वैल्यू क्या था 66 करोड़ 66 लाख 66,666,
वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं पता, क्या डेप्ट आप बता पाओगे? भैया डेप्ट का वैल्यू कितना था फर्स्ट केस में? 15 करोड़ का आपका डेप्ट है, 15 करोड़, तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 66 66 66 666 में 15 करोड़ माइनस करो, आपका आ गया 51 करोड़ 66 लाख 66,666, ठीक है? तो आपसे अब ये लोग क्या पूछते हैं, भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दो, क्या बता दो? आपसे पूछता है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो भैया मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? इक्विटी वाले का अर्निंग डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना? मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है 51 66 66 666, इक्विटी वाले का अर्निंग पता है, इक्विटी वाले का अर्निंग कितना? 8 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़ 50 लाख होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा 8 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाई 51 करोड़ 66 लाख 66,666 इंटू में 100, 16.45%। ये तो अभी मेरा पहला आंसर हुआ, समझे कैसे निकाला? आपको बोल दिया टोटल कैपिटल है मेरे पास 50 लाख, टोटल कैपिटल है 50, 50 में से इतना 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 है डेप्ट, है ना? तो इतना 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 डेप्ट है, तो अगर मेरा फर्म का वैल्यू आया ये, इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी भी होता है, वैल्यू ऑफ डेप्ट भी होता है, इतना मैं आपको पता है, मैं फर्स्ट किसका बात कर रहा हूँ, इतना मैं आपको पता है 15 करोड़ का अगर डेप्ट है, तो बाकी हो गया मेरा इक्विटी, आपको इक्विटी वाले का वैल्यू पता है, इक्विटी वाले का अर्निंग पता है, काम हो जाएगा, समझे? ऐसा आपको 3 बार करना है, एक बार जब डेप्ट 30% हो, एक बार जब डेप्ट 40% हो, एक बार जब डेप्ट आपका 50% हो। क्लियर है? हाँ, 3 बार आपको करना है। अगर एकदम क्लियर आंसर चाहिए तो आओ देखो, मैं आपको करा ही देता हूँ। नहीं समझे जो, वापस से आओ। देखो, पहले तो देखो फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है? EBIT आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है? 10 करोड़, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, तो आपका कितना निकला था? 66 करोड़ 66 लाख 66,666, ठीक है? अब आपके पास 3 सिचुएशन है, ऐसे कर लो, सिचुएशन 1 2 3, एकदम कामली होके करोगे हो जाएगा, ठीक है? अच्छा भैया तीनों केस में डेप्ट कितने का है? हाँ, डेप्ट कितने का है डेप्ट? अच्छा देखो, आपके पास टोटल कैपिटल है 50 लाख, 50 लाख में 30% डेप्ट, यानी फर्स्ट केस में 15 करोड़ का डेप्ट है, सेकंड केस में 50 लाख का 40% यानी कि 20 करोड़ का डेप्ट है, एंड द थर्ड केस में 50 करोड़ का 50% यानी 25 करोड़ का डेप्ट है, ठीक है? और आपको फर्म का वैल्यू पता है, पूरे फर्म का वैल्यू कितना? 66 करोड़ 66 लाख 66,666, 66 करोड़ 66 लाख 66,666, 66 करोड़ 66 लाख 66,666, तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कहीं ना नहीं निकल जाएगा, इतने में से इतना आपका डेप्ट है, तो आपका 51 करोड़ 66 लाख 66,666, इसे बताओ, जान के ये लोग ऐसा दिया, ठीक है? 41 करोड़ 66 लाख 66,666, भैया मुझे इक्विटी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है? ये मेरा हो गया पहला पार्ट। अब मुझे पता करना है इक्विटी वाले का अर्निंग, तो भैया तीनों केस में पहले पता करो, मेरा EBIT कितना? EBIT मेरा कितना? भैया EBIT था मेरा 10 करोड़ का, याद करो, तीनों ही केस में आपका 10 करोड़ का EBIT। हम्म, EBIT में से आप क्या पेमेंट करोगे भैया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 10% था बोला था, 10% का इंटरेस्ट है, तो भैया पहले केस में आपके पास 15 करोड़ का डेप्ट है, तो आप 1 करोड़ 50 लाख का इंटरेस्ट दोगे, है ना? सेकंड केस में आपके पास 20 करोड़ का डेप्ट है, तो आप 2 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। अच्छा थर्ड केस में आपके पास 25 करोड़ का डेप्ट है, तो आप 2.5 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, कर दो। अच्छा भैया टैक्स वगैरह है नहीं, तो ये जो बचा, ये जो भी मेरे पास बचा, ये मेरे पास अर्निंग फॉर इक्विटी बच गया, मेरे पास अर्निंग फॉर इक्विटी बच गया, है ना? टैक्स वगैरह है नहीं, कितना बच गया इस केस में? 8 करोड़ 50 लाख, इस केस में 8 करोड़, इस केस में 7 करोड़ 50 लाख, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछते हैं, तो भैया मेरा एक बात बताओ, ठीक है? तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है? भैया इक्विटी का अर्निंग
इक्विटी का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इक्विटी का अर्निंग, नहीं तो वो छोड़ो, डायरेक्ट आप लिखो। आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, हमने निकाला था वैल्यू ऑफ इक्विटी 51 करोड़ 66 लाख 66,666। आपको इक्विटी का अर्निंग पता है 8 करोड़ 50 लाख, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फर्स्ट केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका आ जाएगा 16.45%। सेकंड केस से पता करो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको पता है 46 करोड़ 66 लाख 66,666 इक्वल टू इक्विटी वाले का अर्निंग 8 करोड़ होल डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा, करो 8 2 2 4 2 7 डिवाइडेड बाई 46 66 666 इंटू में 100 17.14%। जान के ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। थर्ड केस में बताओ भैया इक्विटी का वैल्यू मुझे पता है 41 66 66 666 इक्वल टू 7.5 करोड़ होल डिवाइडेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 7 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाई 41 66 66 666 इंटू में 100 18%। लो आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा था, समझ गए। देखो हार्ड नहीं बोल सकते, लेंदी बोल सकते हैं, लेंदी बोल सकते हैं, कोई मतलब फेयर नहीं है ऐसा पूछना, 5 मार्क्स करके था, ठीक है। हार्ड तो नहीं बोल सकते, ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला बस यूज़ हो रहा है, क्लियर है। पहले फर्म का वैल्यू पता कर लिया है, फिर हम लोग ये पता कर लिए इक्विटी का वैल्यू कितना, और हम लोग को ये पता है ईबीआईटी पता है, ईबीआईटी के जरिए हम लोग का निकल जाएगा इक्विटी वाले का अर्निंग कितना, इक्विटी वाले का अर्निंग डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। देखो एक तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन दिया, ऊपर से देखो मुझे और कुछ दिख रहा है। देखो इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी दे रहा है पार्ट 2 में, इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी देने के बाद ये हमसे पूछता क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया ये वाला बन जाएगा, ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अभी तक हम लोग पढ़े नहीं, ये वाले चैप्टर में नहीं है, ये नहीं बनेगा। फिर कुछ क्वेश्चन देने के बाद पूछता है कैपिटल स्ट्रक्चर बता दो, अर्निंग पर शेयर एंड फाइनेंशियल लेवरेज बता दो। मतलब पहला क्वेश्चन बन जाएगा, सेकंड नहीं बनेगा, थर्ड बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। 8 4 12 12 4 16 और 16 और यहाँ पर 5, देख रहे हो 21 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दे दिया, ठीक है। हमसे फर्म का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, फर्म का वैल्यू। तो भैया फर्म का वैल्यू बता देंगे क्या था। यहाँ तक तो भैया पूरा कहानी पढ़ा था, और मैं कहानी पढ़ने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ जब तक मुझे ज़रूरत ना लगे। ये मुझे कुछ बोल रहा था इसको 15 लाख रुपया चाहिए, नीड 15 लाख चाहिए। अच्छा छोड़ो ना, उससे मुझे क्या मतलब है, मुझे फर्म का वैल्यू पता करना हो। ये कौन सा 1 नंबर है, ठीक है। फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, जब वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेप्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँ। मुझे ईबीआईटी पता 8 लाख का, मुझे ईबीआईटी पता है 8 लाख का। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करोगे भैया, मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर दूंगा। क्या मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट पता है, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं। भैया देखो 4 लाख का आपके पास डेप्ट है, 4 लाख का 10% यानी आप 40,000 का आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे, है ना, नहीं समझे। 4 लाख का कर्जा है, 10% का ये डिबेंचर वाले को इंटरेस्ट दे दो, तो आपके पास 7,60,000 रुपया जो बचा, ये क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना। इसमें से भैया देखो मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ मुझे टैक्स रेट भी दिया हुआ है 50%। अच्छा तो इसमें से टैक्स दे दो, है ना। तो 7,60 का 50% 3,80,000 का टैक्स दे दो, लो दे दिया। तो मेरे पास क्या बचा 3,80,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना। अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर है क्या, या प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, होता तो मैं प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे देता, नहीं तो यही हो गया आपका अर्निंग फॉर इक्विटी, यही हो गया आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, समझे। तो देखो अब मेरा इक्विटी का वैल्यू कैसे निकलेगा, इक्विटी वाले का अर्निंग 3,80,000, है ना, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 14%, और वैल्यू ऑफ डेप्ट, डेप्ट का वैल्यू आपको पता ही है, देखो 4 लाख रुपया का डिवेंचर है, 4 लाख रुपया का डिवेंचर है, तो बस हो जाएगा 3,80,000 डिवाइडेड बाई 14%, ये हो गया 27,14,285 प्लस में 4 लाख 31,14,285। फर्म का वैल्यू कितना निकला 31,14,285, पहला चीज़ हो गया।
अब मुझसे पूछता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म का मेरा एक और फॉर्मूला है, EBIT होल डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे वैल्यू ऑफ फर्म पता है 3114,285, EBIT पता है, EBIT है मेरा 8 लाख का, 8 लाख होल डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगा? 8 लाख डिवाइडेड बाई 3114,285 इंटू में 100, 25.68%। ठीक है, पहला 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सारा डेटा दिया हुआ ही था, सारा डेटा दिया हुआ ही था, सॉरी 5 नहीं 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्लियर, एकदम आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड हमारे ये चैप्टर में है नहीं, तो हम लोग ये कर नहीं पाएंगे। क्लियर है। फिर मुझसे क्या बोलता है, ये होने के बाद एक अलग क्वेश्चन है, बोलता है द कंपनी प्रपोज कर रही है कि कंपनी ना इशू करेगी 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके। हाँ, मतलब कंपनी 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, मतलब 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, मतलब 5 लाख रुपया। एंड फॉर द बैलेंस 10 लाख। अच्छा, और 10 लाख रुपया कंपनी को चाहिए। एक तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके करेगी, और कंपनी को 10 लाख रुपया चाहिए। उसके लिए 2 ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 में कुछ लेगी, ऑल्टरनेटिव 2 में आपको बोलता है आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बनाओ। बोलता है आपको आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए बनाओ, फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो भैया आपको 8 नंबर का दे रहा है, जस्ट नॉट कैलकुलेशन, खाली आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है। जब आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम सुनते हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ आता है कि कंपनी के पास कितने का इक्विटी है, कितने का डेप्ट है, बस आपको ये डिज़ाइन करना है ना। तो कंपनी के पास 2 ऑल्टरनेटिव है, एक ऑल्टरनेटिव 1, एक ऑल्टरनेटिव 1 एंड एक ऑल्टरनेटिव 2। 2 ऑल्टरनेटिव है, आपको खाली कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है और कुछ नहीं करना है। देखो मेरा बात सुनो, अभी कंपनी के पास क्या है, पहले ये बात सुनो, अभी क्या है मेरी कंपनी के पास? भैया अभी मेरी कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है ना। अभी मेरी कंपनी के पास करंट में क्या है, चाहे दोनों ही ऑल्टरनेटिव में इक्विटी शेयर कैपिटल तो है मेरी कंपनी के पास, है कि नहीं? इक्विटी शेयर कैपिटल भैया 8 लाख रुपया का, हम लोग नंबर भी लिख देंगे, 8 लाख रुपया का कैपिटल है, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया करके, मतलब 80,000 शेयर एट द रेट ₹10। 8 लाख रुपया का इक्विटी कैपिटल है ना। इसमें भी 80,000 शेयर एट द रेट ₹10, 8 लाख रुपया का इक्विटी कैपिटल है। और अभी मेरी कंपनी के पास क्या है भैया, मेरी कंपनी के पास डिवेंचर भी पड़ा है, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर भी पड़ा है मेरी कंपनी के पास, है ना। कितना है डिवेंचर भैया? 4 लाख रुपया का डिवेंचर है, हर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 100, 4,000 डिवेंचर है मेरी कंपनी के पास, 4,000 डिवेंचर है एट द रेट ₹100। तो 4 लाख रुपया का तो मेरी कंपनी के पास डिवेंचर भी है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो, है ना। 4,000 डिवेंचर ये करेंट में है, 4 लाख रुपया का मेरी कंपनी के पास क्या है, डिवेंचर भी है। ठीक है, 4 लाख रुपया का डिवेंचर भी है। और अब मेरी कंपनी क्या कर रही थी, मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही थी, याद करो याद करो, नीचे बोला था प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही थी। कितना प्रेफरेंस शेयर बोला था? 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 8% है प्रेफरेंस शेयर का दाम, नाम क्या है, 8%। हाँ, 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, तो भैया 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके कितना हो गया? 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपया। तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, बस आपको ये डिज़ाइन करना है, 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख हो गया, समझ गए? अच्छा भैया, ये जो मेरी कंपनी का रिटेन अर्निंग्स होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखें, हम लोग देखते हैं वो उसके बाद में। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए। अब बोलता है 10 लाख का बात कर रहा है, एंड फॉर द बैलेंस 10 लाख कंपनी के पास 2 ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, अभी तक तो दोनों में सेम था। जो 10 लाख का बैलेंस है इसके लिए कंपनी के पास क्या भैया, 2 ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, क्या बोला? जो 10 लाख का बैलेंस है इसके लिए कंपनी के पास 2 ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव 1 क्या है?
90% फंड आप इक्विटी शेयर से उठा लो। ऑल्टरनेटिव वन में क्या है, ऑल्टरनेटिव वन में 90% फंड आप इक्विटी शेयर से उठा लो। मतलब ऑल्टरनेटिव वन कहना चाह रहा है 10 लाख का ज़रूरत है, 9 लाख का आप इक्विटी उठा लो और रिमेनिंग का आप क्या कर लो, डिवेंचर उठा लो, बचा 1 लाख का इक्विटी डिवेंचर उठा लो। ये कहना चाह रहा है ना। ऑल्टरनेटिव वन को पहले अच्छे से समझते हैं, है ना। 10 लाख रुपया उठाना है, रेज 90% ऑफ फंड बाई इक्विटी शेयर एंड रिमेनिंग बाई इशू डिवेंचर। तो भैया जो आप 90% का आप इक्विटी उठा रहे हो, मतलब 9 लाख रुपया का आप इक्विटी उठा रहे हो, बोलता है एट करेंट मार्केट प्राइस उठाना। करेंट में मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, देखो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 25। मतलब आप 9 लाख रुपया का इक्विटी उठाओगे, हर एक शेयर का दाम 25 रुपया करके, तो आप कितना नंबर ऑफ शेयर उठाओगे भैया, 9 लाख डिवाइडेड बाई 25, भैया आप 36,000 शेयर उठा रहे हो, आप 36,000 शेयर उठा रहे हो, यस और नो, है ना। 36,000 शेयर उठा रहे हो, मतलब आप और इक्विटी शेयर उठाने का बात कर रहे हो, है ना। बैलेंस के लिए आप और इक्विटी शेयर, आप बोल रहे हो 36,000 शेयर मैं उठाऊंगा, क्लियर है। लेकिन भैया अगर आप ध्यान से समझोगे, मेरे हर एक शेयर का दाम तो 10 ही करके था, आप 25 रुपया करके उठा रहे हो, तो भैया 36,000 शेयर 10 रुपया करके हो जाएगा इक्विटी, बाद बाकी बैलेंस आप कहाँ डालोगे, रिजर्व में, समझे। 36,000 शेयर का 15 रुपया करके वो चले जाएगा रिजर्व में, समझ रहे हो, क्योंकि आपके फेस वैल्यू से जो भी ज़्यादा रुपया आता है वो प्रीमियम का होता है, तो प्रीमियम का तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में स्पेसिफिकली दिखाना होगा। नहीं समझ आया किसी को, देखो पहले इतना बात क्लियर है, कंपनी को और 10 लाख रुपया चाहिए था, कंपनी बोली 90% फंड हम लोग इक्विटी से उठा ले रहे हैं, तो 9 लाख का आप इक्विटी उठाओगे। अच्छा हर एक शेयर का दाम क्या रहेगा, बोलता है करेंट मार्केट प्राइस में उठाएंगे, यानी कि 25 रुपया में उठाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर उठाओगे, आपने बोला 36,000 शेयर उठाएंगे। मैंने बोला हर एक शेयर का दाम तो 10 ही रुपया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रुपया ले रहे हो तो प्रीमियम है, तो उसको मेरे को रिजर्व में दिखाना पड़ेगा, तो वही 10 रुपया को मैं इधर, 15 रुपया को इधर, और क्या कर रहा हूँ बताओ। 3,60,000 ये हो गया, और रिजर्व में कितना चल जाएगा, 36,000 इंटू में 15, 5,40,000, है ना। 9 लाख का हिसाब हो गया, मेरा 9 लाख का हिसाब हो गया। और बोलता है बचा कुचा का आप क्या करोगे, 8% रिडीमेबल डिवेंचर, बचा कुचा का क्या उठाओगे, 8% रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, है ना। कितना डिवेंचर उठाओगे, 100 रुपया करके। अच्छा 1 लाख का डिवेंचर उठा रहे हो 100 करके, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, मतलब 1,000 डिवेंचर उठा रहे हो एट द रेट ₹100, तो 1 लाख का डिवेंचर उठा रहे हो, ठीक है। ये देखो मेरा 10 लाख का पूरा हिसाब आ गया, 10 लाख का कितना का इक्विटी हो गया, कितना का प्रीमियम हो गया, बचा कुछ ही ये हो गया, क्लियर है। अच्छा सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, 80% फंड मैं 9% के डिवेंचर से उठाऊंगा। अच्छा कौन सा डिवेंचर, 9% डिवेंचर। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है, 80% फंड मैं 9% के डिवेंचर से उठाऊंगा, 80% यानी कि 10 लाख का जरूरत था, 8 लाख का मैं डिवेंचर ले लूंगा। तो भैया आपको हर एक डिवेंचर का दाम क्या होगा, 100 रुपया, 8 लाख रुपया चाहिए, हर एक डिवेंचर का दाम 100, आप 8,000 डिवेंचर उठा रहे हो, ये नहीं है, हाँ 8,000 डिवेंचर एट द रेट 100, 8 लाख रुपया आप डिवेंचर से उठा ले रहे हो, और बैलेंस कितना, 2 लाख। बोलता है बचा कुचा बैलेंस जो है आप इक्विटी शेयर से उठाओगे 33.33 के प्रीमियम से। अच्छा बचा 2 लाख का आप इक्विटी उठाओगे। अच्छा हर एक इक्विटी का दाम कितना, 10 रुपया करके तो है ही, प्लस 33.33 प्रीमियम का, तो 10 प्लस 33.3333%, मतलब 13.33 हो गया, तो 2 लाख रुपया आपको चाहिए, हर एक शेयर का दाम कितना हो गया, 13.3333, तो आप कितना इक्विटी शेयर इशू करोगे, 15,000 इक्विटी शेयर मैं इशू करूंगा, है ना। 15,000 इक्विटी शेयर, तो 15,000 इक्विटी शेयर का 10 रुपया करके तो इधर चल जाएगा, और बचा 15,000 शेयर का कितना रुपया करके, 3.3333 करके रिजर्व में चल जाएगा, है ना। ये बात समझ आया, 1,50,000 और 15,000 का 3.3333 आपका वो हो गया करीब करीब 50,000 रुपया ये। तो इसमें भी देख लो आपका 10 लाख का पूरा पूरी हिसाब आ गया, 1.5 और 50 और 8, समझे।
और हम लोग एक चीज़ मिस कर दिए, ये रिजर्व एंड सरप्लस अभी तक हम लोग लिखे ही नहीं, दोनों ऑल्टरनेटिव में लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का रिजर्व है? 2 लाख। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका एक ठो कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का। ये बनाने के लिए आपको 8 नंबर दे रहा था बस। देख लो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा सेम ही था दोनों कंपनी में। एक इक्विटी शेयर का बस झमेला था। इक्विटी शेयर आपको समझना था कि कितना रुपया मैं इक्विटी में लिखूँ, कितना रुपया मैं प्रीमियम में लिखूँ, ठीक है। बाकी तो हम लोग इधर मतलब रिजर्व में लिख दिए। आप रिजर्व की जगह आप वर्ड प्रीमियम भी लिख सकते हो, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करते हैं, जो एक्स्ट्रा रुपया हमें मिलता है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रहता है, तो आप ऐसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और डिबेंचर वगैरह का तो क्लियर है। ये हो गया मेरे दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। यही मुझसे पूछ रहा था, डिटरमाइन द फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है, दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर ये लोग मुझसे क्या पूछते हैं, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। आपको बोलता है आप अर्निंग पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर। बताओ ये पहले समझ आया? अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर अब आपको पता है, तो आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हो। अब आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है, समझे। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इसी में मैं बना देता हूँ, दोनों ऑल्टरनेटिव में आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो EBIT कितना, EBIT कितना भैया? EBIT था मेरा 8 लाख रुपया, याद करो 8 लाख। EBIT में से आप क्या पेमेंट करोगे भैया? मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूँगा। मैं क्या पेमेंट करूँगा? इंटरेस्ट का। तो देखो ध्यान से एकदम केयरफुल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। एक ठो तो ये 4 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट पेमेंट करो, यानी 40,000, है ना। और जहाँ जहाँ डिबेंचर हो सबको इंटरेस्ट पेमेंट करो। और कहाँ इंटरेस्ट भैया? ये है, ये 1 लाख के ऊपर 8%, यानी 8,000, ये भी समझे, हो गया। अच्छा इसमें बता दो, इस केस में भैया ये 4 लाख के ऊपर 10%, एक ठो तो ये करोगे ही 40,000। और कौन सा डिबेंचर है आपके पास? और कौन सा डिबेंचर है? डिबेंचर है भैया ये 8 लाख के ऊपर 9%, 8 9 72,000 का, बस समझे। ये मेरा क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया? 7,52,000। 6,88,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या पे कर दोगे भैया? मैं टैक्स पेमेंट कर दूंगा। टैक्स का मुझे कुछ बोला था कहीं पर, टैक्स 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 बोला था, कहीं तो बोला था 50% का टैक्स है, 50% का टैक्स है। तो 7,52,000 का 50% कितना होता है? 376 का टैक्स दे दो। इसे कितना दे दो? 344 का टैक्स दे दो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 376, ये हो जाएगा 344। तो अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ही अगर आप गलत बना के रखे हो, तो आपका ये EPS वाला भी गलत आएगा, समझे। जो ये वाला गलत बना दिया तो EPS भी गलत ही आना है। तो इसमें से क्या दे दोगे भैया? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर था ना, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे दो। तो भैया प्रेफरेंस शेयर कहाँ है? प्रेफरेंस, यही तो प्रेफरेंस शेयर। भैया 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 8%, 5 का 8, 40,000, दोनों में 40,000 का डिविडेंड दे दो। 40,000 का प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दे दो। लो मैं दे दिया। तो अब मेरा क्या बचा? अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी मेरा बचा, कितना बचा? 3,336 से कितना बचा? 3,04,000, ठीक है। आपको ये पता करना है नंबर ऑफ इक्विटी आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी आपके पास कितने हैं। देखो फर्स्ट केस में बताओ, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी कितने हैं भैया? 80,000 तो यहाँ थे, 80 फिर 36 हमने और इशू करा, तो 80,000 प्लस में 36,000 कितना होता है ना भैया? 1,16,000, 1,16,000। अच्छा सेकंड केस में बता दो भैया, 80,000 तो पहले से थे और हमने कितना इशू करा? 15,000, 15,000, तो 80 और 15 95,000, 95,000। तो आपका क्या निकल जाएगा? EPS। जब आप दोनों को क्या करोगे? डिवाइड करोगे,
3,36,000 डिवाइडेड बाई 1,16,000 निकल गया 2.89 896 3,04,000 डिवाइडेड बाई 95,000 3.2 ये निकल गया मेरा ईपीएस, समझे। और इसके बाद ये हमें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज। तो भैया फाइनेंशियल लेवरेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। करो उसी में, ईबीआईटी कितना 8 लाख, ईबीटी कितना 752, 8 लाख डिवाइडेड बाई 7,52,000 1.063 का हो गया फाइनेंशियल लेवरेज। इसमें देखो ईबीआईटी कितने का 8 लाख, ईबीटी कितना 688, 8 लाख डिवाइडेड बाई 6,88,000 1.162 का हो गया फाइनेंशियल लेवरेज। तो ईपीएस भी हो गया, फाइनेंशियल लेवरेज भी हो गया, और जो हम लोग को पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने बोला था, कैपिटल स्ट्रक्चर भी हो गया। क्लियर है। तो देख लो पूरा केस स्टडी हम लोग सॉल्व कर लिए। कुछ केस स्टडी में दम नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और ये फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाया ये भी आप लोग देख लिए। क्लियर है। तो दिसंबर 26 में आपका टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक टर्म देता ही नहीं, और एक टर्म देता है तो बहुत ज़्यादा देता है। मतलब इंस्टीट्यूट कहना चाहता है कि आप कुछ भी छोड़ के मत आओ, आप सब पढ़ के आओ। वो लोग कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं आपसे। देखो 5 नंबर का दिया है, ये मैं कौन सा खोल रहा हूँ, मैं जून 25 का मैं पेपर खोल रहा हूँ, मैं जून 25 का पेपर खोल रहा हूँ। बोलता है आपसे इनडिफरेंट टू ऑप्शन, बोलता है इनडिफरेंस पॉइंट जिसमें आपका इक्विटी इन्वेस्टर इनडिफरेंट रहे। तो भैया इनडिफरेंस पॉइंट का मेरा फॉर्मूला क्या था, याद करो, ईबीआईटी। हाँ, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट दोगे जो आएगा 1 माइनस टैक्स जो आएगा, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे दो, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, है ना, इक्वल टू सेम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो आएगा 1 माइनस टैक्स जो आएगा, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे दो, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर लिखना, खाली इक्विटी शेयर। ठीक है, तो ये समझ आया। आओ चलो अब हम लोग लिख लेते हैं डेटा। भैया देखो कैपिटल आउटले का कितना ज़रूरत है, 800 लाख। कितने का ज़रूरत है, 800 लाख। पहला ऑप्शन में बोलता है, पहला ऑप्शन में क्या बोलता है हम लोग ये पहले समझ लेते हैं। अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर 800 लाख, द अमाउंट में बी रेज थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹400 ईच। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन में आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, आपको 800 लाख का ज़रूरत है, 800 लाख का ज़रूरत है, और एक हर एक इक्विटी शेयर का दाम होगा 400 करके। तो आपको कितना इक्विटी शेयर इशू करना है, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करना है कि नहीं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव के थ्रू आप क्या कर रहे हो, हर एक इक्विटी शेयर इशू करोगे 600 लाख, मतलब 600 लाख का इक्विटी शेयर इशू करोगे, 600 लाख का इक्विटी शेयर इशू करोगे। सेकेंड ऑप्शन में आपने बोला कि 600 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ, हर एक शेयर का दाम 400 करके, तो आपको 1.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। अच्छा, 800 में से 600 लाख का तो काम हो गया, बचा 200 लाख का लोन ले लेता हूँ, बचा 200 लाख का लोन ले लेता हूँ। कितने रुपए में, 14% का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको ईबीआईटी बोला है क्या, ईबीआईटी। अच्छा, ईबीआईटी क्यों बोलेगा भैया, ईबीआईटी तो हमें निकालना ही है। तो फर्स्ट केस में आपका लोन है नहीं, तो आप इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करोगे। टैक्स कितना, टैक्स कितना, तो बोलता है टैक्स 25% यानी 0.25, और प्रेफरेंस वाले का कुछ बोला नहीं है। तो फर्स्ट केस में आपका 2 लाख इक्विटी शेयर है, तो मैं 2 लाख लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर ना 2 लाख। सेकेंड केस में भैया ईबीआईटी तो मुझे पता करना है, ईबीआईटी में आप इंटरेस्ट कितना दोगे, 200 लाख का 14% कैलकुलेट करो, 200 लाख का 14%, तो आप देखोगे 28 लाख का इंटरेस्ट आएगा, 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं। और सेकंड केस में आपके पास 1,50,000 शेयर है। ठीक है, मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने शॉर्ट कर लिया। तो ये आपका क्या बचा ना, देखना ये पर में 0.75 ईबीआईटी है ना, बाई 20 इक्वल टू, ये मेरा कितना बचा, इधर मेरा बचा 0.75 ईबीआईटी माइनस में 28 लाख इंटू में 0.75 कितना होता है, 21 लाख डिवाइडेड बाई 15। ठीक है,
इतना बात समझ आ रहा है? अभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 0.75 इंटू में 15, 0.75 इंटू में 15, 11.25 EBIT इधर हो रहा है, इक्वल टू 0.75 इंटू में 20, 15 EBIT माइनस 21 लाख इंटू में 20 करो, 21 लाख इंटू में 20 कितना हो रहा है? 4 करोड़ 20 लाख रुपीज़, 4 करोड़ 20 लाख। ठीक है। अच्छा 11 माइनस 15 हो जाएगा तो कितना होगा? 11.25 माइनस में 15 तो माइनस में 3.75 EBIT मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया, इक्वल टू माइनस में 4,20,000, सॉरी 4 करोड़ 20 लाख। हाँ, माइनस माइनस हटा दिया तो फाइनल आपका EBIT कितना आ जाएगा? 4 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई वो करो, 4 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 3.75 कितना हो गया? 1 करोड़ 12 लाख। बस देख लो, ये पूछ रहा था, इजी था, इजी था 5 नंबर का। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग को बस फॉर्मूला लगाना था। और भैया क्वेश्चन नहीं दिया जून 25 में। और अगर मैं अब लास्ट अपना टर्म देखूँ दिसंबर 25 वाला, उस टाइम तो पूरा कैपिटल बजटिंग ही भरती था खाली। देखो दिया है। अब इससे इजी आप क्या हो सकता है बताओ दिसंबर 25 में? इससे इजी अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया अगर अब ये हार्ड है तो भैया मैं क्या बोलूँ? बोलता है टोटल मार्केट वैल्यू बताओ, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बताओ ना, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म बताओ। भैया नहीं बता देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? हाँ, या EBIT है, EBIT है 10 लाख का, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट करो भैया। ये देखो 30 लाख का 10%, 3 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, बचा 7 लाख इक्विटी वालों का, तो 7 लाख डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने का? 14%। और वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको दिया हुआ है 30 लाख का। ठीक है, 7 लाख डिवाइडेड बाई 14%, ये हो गया आपका 50 लाख प्लस में 30 लाख, 80 लाख हो गया। ठीक है, तो पहला आंसर तो हमारा आ गया। और सेकेंड हमें बोलता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो, तो वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू EBIT बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म का वैल्यू निकला 80 लाख, EBIT मेरा कितना था बताओ तो? EBIT था मेरा 10 लाख। KO, तो देयरफॉर KO बता दो, 10/80, 12.5%। ऐसा होना चाहिए 5 नंबर, ऐसा होना चाहिए 5 नंबर का आंसर। और क्या होना चाहिए? ठीक है, देख लो हो गया कितना ईजी। तो चलिए हम लोगों ने सारा टर्म का देख लिया अपना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लेवरेज। तो आप देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार दे तो रहा, और एक टर्म दिया तो 16-17 नंबर का दे दिया। क्लियर है? तो आई होप आप लोग से हो पाया हो। कहीं पर भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछना। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है।